ये है इस कहानी का दूसरा पार्ट। कहानी के पहले पार्ट में हमने देखा था कि जो को एक अननोन नंबर से कॉल आती है और वो उसे उसके नाम से बुलाते हैं। अब जो को बताया जाता है कि अगर वो औजा सिटी के अंदर एंटर करना चाहता है तो कॉलर उसको हेल्प करेगा। जो उस कॉलर के ऊपर यकीन तो नहीं करना चाह रहा होता, लेकिन जो के पास और कोई रास्ता नहीं होता। दूसरी तरफ माइक अपने बेटे की बनाई हुई एक पेंटिंग को देख रहा था और वो सोचता है कि उसे उसकी वाइफ बहुत बार कॉल कर रही थी, लेकिन उसने एक बार उसका फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जब वो फारिग होकर उसका फोन उठाता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब वो अपनी वाइफ से मिलने के लिए बर्फ खाने में जाता है, जहाँ पे जाकर उसकी वाइफ उसके ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसके बेटे की डेथ हो चुकी होती है और उसका जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि माइक खुद होता है। यह खबर सुनने के बाद माइक अंदर ही अंदर से टूट चुका होता है। अब वो हॉस्पिटल के अंदर होता है और जो उसे बताता है उस कॉलर के बारे में। तो माइक उसे पूछता है कि आखिर वो उस कॉलर को लेकर इतना ज्यादा श्योर कैसे है। तो जो कहता है कि उसने एक पोइम की लाइन पढ़ी थी और वो पोइम निंजास की हिस्ट्री से बिलोंग करती है। एमा बैठी औजा सिटी की सिक्योरिटी के बारे में सर्च कर रही होती है और वो उनको बताती है कि नेट के ऊपर इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पड़ी, लेकिन डार्क वेब के ऊपर औजा सिटी के बारे में किसी एक इंसान ने बहुत ज्यादा पब्लिश किया हुआ है। माइक कहता है कि उस इंसान की लोकेशन के बारे में तुम हमें बता सकते हो। तो एमा उन्हें उसकी लोकेशन बता देती है। वो बहुत ज्यादा दूर होता है। तो माइक कहता है कि मैं उस इंसान को ढूंढने के लिए अकेला ही चला जाऊंगा। कि एमा बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उसे औजा सिटी की इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी होती है। जो जाने वाला होता है कि माइक से पूछता है कि क्या तुम्हारी वाइफ जानती थी कि तुम एक निंजा हो। जो उसे कहता है कि मेरी वाइफ भी एक निंजा ही थी। और माइक को ये बात पता चलती है कि इन दोनों ने निंजास होने के बावजूद भी फैमिलीज को प्रेफर किया। कि दूसरी तरफ जोसेफ वगैरह बैठे हुए होते हैं और जोसेफ कह रहा होता है कि जैसा कि मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं फाइटिंग कर सकता, लेकिन फिर भी मेरे पास डिली है जो कि उसकी सिक्योरिटी गार्ड होती है। बिग डी भी वहीं पे होता है, वो भी उन्हीं का एक मेंबर होता है और वो भी बहुत ज्यादा प्राउड होता है अपनी पावर्स को लेकर। लिल तो हमेशा से मगरूर ही था और वो अपने बारे में बकवास कर रहा था कि अचानक से हमारी उसका गला पकड़ लेता अपनी पावर से। और वो लिल से कहता है कि हमें इन सब बकवास बातों के बजाय काम के प्रति तवज्जो देनी चाहिए और जो की सीक्रेट टेक्निक को हासिल कर उसे खत्म करना चाहिए। क्योंकि माजी की जोसेफ के साथ भी थोड़ी सी अनबन हो जाती है, लेकिन अब वो वहां से चला जाता है। अब जोसेफ गाड़ी के अंदर डिली से पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि वो निंजा, यानी वो जो के बारे में उससे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो कितनी फाड़ तक जा सकता है। तो डिली उससे कहती है कि ये तो जब मैं उससे फाइट करूंगी तभी पता चलेगा। यामाजी भी जई से बात कर रहा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम एक दिन जरूर जो के साथ फाइट करोगे, लेकिन तब तक के लिए हमें उस सूट का इंतजार करना चाहिए जो तुम्हारे लिए बन रहा है। कि दूसरी तरफ जो अपनी बाइक के ऊपर होता है और वो सोच रहा होता है कि हम निंजाज एक कोड की वजह से महफूज होते हैं। दूसरी तरफ कुछ निंजाज कुछ इंसानों को मारने के अंदर मसरूफ होते हैं। और पास्ट के अंदर जब जो वगैरह अपनी प्रैक्टिस से फारिग हुए थे तो उनको उनके हेड ने बताया था कि उसके पास, उसकी वाइफ के पास और जई के पास कुछ ऐसी पावर्स हैं जो और किसी के पास भी नहीं है और वो उन पावर्स की वजह से हमेशा जाने जाएंगे। और उनके चीफ ने उनको ये भी बताया होता है कि तुम लोगों को अपनी टेक्निक्स को किसी के साथ भी शेयर नहीं करना। यामाची भी वहीं पे मौजूद होता है और वो भी उन सबकी बातें सुन रहा होता है। कि उन लोगों का चीफ उन्हें कहता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम तीनों में से कोई एक होगा जो हमारी इन टेक्निक्स को नस्ल दर नस्ल आगे लेके जाएगा। अब वो तीनों एक कमरे के अंदर बैठे हुए होते हैं और वो आपस में मजाक करते हैं और बातें करते हैं। जो की वाइफ, जिसका असल नाम मारी होता है, वो अपने मिशन के ऊपर होती है, लेकिन जब वो बच्चे को और उसकी माँ को देखती है तो वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है, लेकिन उसके ऊपर अटैक हो जाता है। जो उसे फटाफट से बचा लेता है और वो लोग पानी में गिर जाते हैं। अब जो उसे किस करता है और मैरी को होश आ जाता है। मैरी बहुत ज्यादा जख्मी होती है और मैरी जो से कहती है कि तुम मुझे छोड़ के वापस चले जाओ, लेकिन जो से कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैरी अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन जो से बचा लेता है और जो से कहता है कि मैं जिस दिन से तुम्हें मिला हूं मेरे पास ना होश है ना हवास है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ। कि वो मैरी को किस करता है और वो दोनों सब हदें पार कर देते हैं। कि अब जब जई उनके पास आता है तो वो उन दोनों को देखते हैं और उन दोनों की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। प्रेजेंट के अंदर माइक अपने सीनियर के साथ बात कर रहा होता है और उसका सीनियर फिर से उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। अब वो और एमा साथ चल रहे होते हैं और एमा उसके साथ मजाक करती है और उसे कहती है कि हमें कुछ खा लेना चाहिए। फिर दूसरी तरफ जो को फिर से वही अननोन कॉलर फोन करता है और वो उसे कहता है कि मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरा ही फैसला मानोगे। तो जो उसे पूछता है कि आखिर हम लोग सिटी के अंदर कैसे जाएंगे। तो वो उसे बताता है कि सिटी का सिक्योरिटी सिस्टम इतना भी हल्का नहीं है कि तुम चलते हुए या आसमान से किसी भी तरह से उसके अंदर एंटर कर सको, लेकिन हाँ जमीन के अंदर से यानी अंडरग्राउंड तरीके से औजा सिटी के अंदर एंटर किया जा सकता है। वो उसे कहता है कि वहां पे भी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड्स होंगे कि तुम उस सिटी के अंदर एंटर कर सको। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड। लेकिन हमारे हीरो के लिए तो ये भी बहुत ज्यादा होते हैं। कि दूसरी तरफ माइक गाड़ी चला रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने एमा के साथ वाकई में बहुत अच्छा वक्त गुजारा क्योंकि एमा बहुत अच्छी बातें करती है। कि दूसरी तरफ अब जो औजा सिटी के अंदर एंटर करने के लिए तैयार होता है और वो उस कॉलर के साथ फोन के ऊपर होता है। वो कॉलर कहता है कि मैंने सारे के सारे सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लिया है, तो अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए। अब जो भागता भागता अंदर जाना शुरू कर देता है, जो बंदरों की तरह हवा में कभी इधर तो कभी उधर और अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है। सिक्योरिटी सिस्टम में भी जो नजर आ जाता है और जो का सामना अब गार्ड्स के साथ होता है, लेकिन जो उनको भी खत्म करना शुरू कर देता है। अब जो अपनी मंजिल के बहुत पास होता है, वो उस लेजर से गुजरने वाला होता है कि अचानक से जई उसके सामने आ जाता है और वो उसे रोक देता है। सिक्योरिटी सिस्टम दोबारा से एक्टिव हो जाता है और जो जई से बात करने की कोशिश करता है वो उसे बताता है कि मैरी मर गई है, लेकिन जई को उसकी किसी बात से कोई मतलब नहीं होता और वो उसे कहता है कि अगर तुमने दोबारा ऐसी कोशिश की तो मैं तुम्हें यकीनन मार दूंगा। दूसरी तरफ माइक उस जगह पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसे औजा सिटी के उस पुरानी एम्प्लॉय के साथ मिलना होता है। वो फोन के ऊपर होता है, वो एक जगह के अंदर एंटर कर जाता है और जेसन वहीं पे होता है। वो जेसन के साथ बात करता है। कि दूसरी तरफ रामाजी वगैरह जो कि अंदर आने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान होता है और वो लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हो गया कि जो अंदर तक आ गया। वो लोग जो के खिलाफ एक प्लान बनाते हैं और वही अननोन कॉलर जो को फोन करके बताता है कि वो लोग तुम्हारे खिलाफ प्लान बना रहे हैं कि वो लोग तुम्हें सिटी के अंदर आने देंगे और फिर तुम्हें मार देंगे। लेकिन जो को सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कि दूसरी तरफ माइक जेसन से पूछता है कि वो औजा सिटी के बारे में क्या जानता है, लेकिन
लेकिन जेसन उसे पागल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन माइक इतना भी बेवकूफ नहीं होता और वो लोग अब उसकी सीक्रेट जगह पे चले जाते हैं। दूसरी तरफ आउजा सिटी के अंदर काउंटडाउन चल रहा होता है और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो जाती है और जो सिटी के अंदर एंटर करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है उसका सामना कुछ दुश्मनों से भी होता है कि दूसरी तरफ माइक और जेसन एक साथ होते हैं और जेसन को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है आउजा सिटी के ऊपर, क्योंकि उसके हेड्स ने जेसन को पागल कहकर निकाल दिया होता है और जेसन उन्हें किसी भी तरह से तबाह करना चाहता है और माइक उससे पूछता है कि आखिर तुम उन्हें किस तरह से हैक कर सकते हो। कि दूसरी तरफ जो खून की होली खेल रहा होता है और वो सारे के सारे सोल्जर्स को मारता जा रहा होता है। उन सोल्जर्स के पास तो हथियार भी होते हैं, लेकिन हमारे जो के पास कोई हथियार नहीं होता और वो अपनी टेक्निक्स की मदद से अपने दुश्मनों को खत्म करता जा रहा होता है। शहर के अंदर पटाखे बज रहे होते हैं और दूसरी तरफ माइक और जेसन भी आउजा सिटी के सिस्टम को हैक करने के अंदर मसरूफ होते हैं, लेकिन कोई भी खास इन्फॉर्मेशन उनके हाथ नहीं लगी होती अभी तक। अचानक से उनकी एक्सेस डिनाइड कर दी जाती है और जेसन बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। लेकिन जितने भी डाटा को उन लोगों ने हैक किया होता है वो लोग उस डाटा को चेक करते हैं और उसके अंदर माइक को एमा का नाम नजर आता है और उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसी के साथ खतरे की घंटी बज जाती है और उनके ऊपर भी अटैक हो जाता है। गार्ड्स अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन माइक अपनी अकलमंदी का इस्तेमाल करते हुए जैसे तैसे करके जेसन को वहां से लेके निकल जाता है। अब वो लोग गाड़ी के अंदर होते हैं। दूसरी तरफ जो भी फाइटर्स के साथ फाइट कर रहा होता है और उन्हें बहुत जबरदस्त तरीके से किल कर रहा होता है। जेसन गाड़ी चला रहा होता है और माइक ने पीछे आने वाले दुश्मनों को मार रहा होता है, लेकिन फिर भी उनका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जो भी फाइट कर करके बहुत ज्यादा थक चुका होता है, लेकिन अब वो अपनी मंजिल की तरफ तकरीबन पहुंचने वाला होता है और जो को ख्यालात आ रहे होते हैं अपनी फैमिली के बारे में, अपने बेटे के बारे में और अपनी मोहब्बत के बारे में, वो टॉप फ्लोर पे पहुंच जाता है और उसका सामना कुछ रोबोटिक इंसानों से होता है। वो लोग फाइट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं, लेकिन अचानक से जो की नजर यामाजी के ऊपर चली जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता। वो उसकी तरफ दौड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पिंक आर्मर्ड इंसान उसे रोक देता है। सारे के सारे आर्मर्ड इंसान डी, डिली और लिल वगैरह हैं। अब वो सब लोग जो को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन जो भी एक निंजा होता है और वो किसी से कम नहीं होता, तो अभी भी यामाजी के पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन लाहासिल चीजों के पीछे भागा नहीं जाता। जो की हालत थोड़ी सी खराब होती है, उसे अपनी वाइफ के ख्यालात आ रहे होते हैं। वो लोग उसे पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारना शुरू कर देते हैं। उन लोगों को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि जो पलट के उन्हें जवाब ही नहीं दे रहा होता कि अचानक से वहां पे जई आता है और अब जई जो को मारने के लिए आया हुआ होता है। जो जई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जो बहुत ज्यादा थका हुआ होता है, इसलिए वो कोई भी अटैक नहीं कर पाता। अब जई अपनी तलवार निकालता है और वो जो का सर कलम करने वाला होता है कि अचानक से उन्हीं का एक साथी जो कि पिंक आर्मर्ड इंसान होता है वो उन्हें धोखा दे देता है और वो जो को वहां से लेके नीचे गिर जाता है और जई बस उनको देखता ही रह जाता है। फिर दूसरी तरफ पूरी आउजा सिटी के अंदर ये न्यूज मशहूर हो जाती है कि पिंक आर्मर्ड इंसान जो को लेके भाग चुका है और अब उन्हें उसे ढूंढना होगा। जो लोग आउजा ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं वो सब लोग अपने काम के ऊपर लग जाते हैं कि दूसरी तरफ जो की आंख खुलती है और वो पिंक आर्मर्ड इंसान उसके सामने होता है। वो पूछता है कि क्या तुम जानना नहीं चाहोगे मैं तुम्हारी जान क्यों बचाई, और वो अपना फेस रिवील कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि एमा होती है। वो उसे बताती है कि जो इंसान तुम्हारी अब तक मदद कर रहा था वो मैं ही थी। हमारी ऑर्गेनाइजेशन बस ये जानना चाहती थी कि तुम्हारी सीक्रेट टेक्निक क्या है और उसे जानने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ा। मैं इसीलिए तुम्हारे पास फेक आइडेंटिटी के साथ भी आई थी। एमा जो को मजीद ये बताती है कि तुम अपनी पावर्स के साथ मेरे साथियों के साथ नहीं लड़ सकते, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए एक सूट भी लाई हूँ। और इसी सूट की खबर यामा जी को भी मिलती है कि वो जो सूट उसने जई के लिए बनवाया था वो चोरी हो चुका है, लेकिन एमा को अभी भी उस सूट के ऊपर थोड़ा सा काम करना होता है और वो अपना 100% दे रही होती है ताकि वो सूट को एनहांस कर सके जो के हिसाब से। दूसरी तरफ यामाजी के लोग आउजा सिटी के अंदर जो और एमा को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं भी नहीं मिल रहे होते और यामाजी थोड़ा सा परेशान होता है। दूसरी तरफ माइक की आंख खुलती है और जेसन उसे बताता है कि तुम पिछले 10 दिनों से नींद में थे। जब माइक की बात सुनता है पहले तो वो यकीन नहीं करता, लेकिन फिर वो अपने जख्मों को देख के इस बात को मान जाता है। माइक वो जो डाटा हैक हुआ होता है उसके बारे में थोड़ा सा सोच रहा होता है और उसे एमा के बारे में थोड़ी सी परेशानी हो रही होती है। दूसरी तरफ एमा उस सूट के ऊपर काम कर रही होती है, लेकिन वो कर नहीं पा रही होती जो वो करना चाह रही होती है कि अचानक से जो को फिर से मैरी का ख्याल आना शुरू हो जाता है और मैरी उससे बताती है कि इंसान अपने दिमाग से जो काम कर सकता है वो अपनी ताकत से कभी नहीं कर सकता। कि दूसरी तरफ यामाजी उन दोनों के नाम मिलने के ऊपर बहुत ज्यादा परेशान होता है कि अचानक से उसे गुड न्यूज मिलती है कि शायद उन लोगों का पता मिल गया है। दूसरी तरफ एमा जो को बताती है कि उसने उस आर्मर के ऊपर जो काम करना था वो तकरीबन खत्म हो गया और वो प्रोसेस हो रहा है। वो उसे ये बताती है कि ये सूट तुम्हारे दिमाग की पावर के साथ वर्क करेगा, तुम जैसा सोचोगे ये वैसा वर्क करेगा, लेकिन उस ड्यूरेशन के दौरान जब तुम इस सूट के साथ लिंक कर रहे होगे तुम्हारी बॉडी स्लीप के अंदर होगी। एमा उसे मजीद ये कहती है कि अपनी सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल मत करना, क्योंकि अगर तुम करोगे तो अगली बार तुम मर जाओगे। जो को उसकी बात की समझ नहीं आती तो वो उसे बताती है कि लास्ट टाइम जब उसकी फाइट हुई थी तो वो वही थी जिसके साथ उसकी फाइट हुई थी। जो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एमा के ऊपर चढ़ जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बचाने के बजाय मैरी को क्यों नहीं बचाया। एकदम से एमा उसे पीछे करती है और उसे अलार्म महसूस होता है। जब वो चेक करती है तो डी उसके बिछाए हुए जाल में फंसने वाला होता है। वो दरवाजा खोलता है और उसके सामने बॉम्ब होता है कि अचानक से एमा जहाँ पे होती है वहां पे लिल पहुंच जाता है और वो कहता है कि ये शिकार मेरा था, तुम इसे लेके ऐसे नहीं उड़ सकती। मैं काफी दिनों से नोट कर रहा था कि शहर के अंदर कहाँ पे कौन सी हलचल हो रही है और मुझे पता चला कि एक ट्रक जो कि मुसलसल तरीके से चली जा रहा है सिटी के अंदर, और ये देखो तो सही यहाँ पे और कोई नहीं बल्कि तुम मौजूद हो। और एमा नोट करती है कि अभी उसके आर्मर के अंदर थोड़ा सा टाइम होता है तैयार होने के लिए। वो ट्रक को स्टार्ट करती है और जैसे तैसे करके लिल को ऊपर से गिरा देती है। कि दूसरी तरफ माइक जेसन के साथ बात कर रहा था और वो उससे पूछता है कि मुझे दोबारा आउजा सिटी को हैक करना है, तो तुम मुझे बताओ तुम्हें उसके लिए क्या चाहिए। वो कहता है कि मुझे तो कंप्यूटर चाहिए। वो काफी सोचने के बाद इस बात के ऊपर पहुंचता है कि जो एमा की गाड़ी है अब वो लोग उसके अंदर जाएंगे आउजा सिटी को हैक करने के लिए। कि दूसरी तरफ एमा लिल के साथ फाइट करना स्टार्ट कर देती है। लिल बहुत जबरदस्त फाइटर होता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मकार भी
भी होता है। एमा उसके साथ बहुत जबरदस्त तरीके से फाइट कर रही होती है, लेकिन अचानक से एमा की एनर्जी खत्म हो जाती है। वो खुद को चार्ज करने के लिए भाग रही होती है, लेकिन लिली उसे रोक देता है। अब वो एमा को इस तरह से मारना शुरू कर देता है जैसे वो कोई खिलौना हो के दूसरी तरफ, जो के कानों में एमा की एक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है और एमा उसे कहती है कि तुम्हारी बेगम का मेरे पर एक बहुत बड़ा एहसान था, उसने एक बार मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई और वो हमेशा से यही चाहती थी कि तुम जिंदगी जियो। एमा मजीद ये कहती है कि मुझे यकीन है कि जब तुम ये रिकॉर्डिंग सुन रही होगी तो मैं मर चुकी होंगी, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं कि मैं मर गई हूँ। कि जो जब ये बात सुनता है तो अचानक से उसके अंदर एक आग लग जाती है कि दूसरी तरफ यामाजी लोग भी किसी चीज का इंतजार कर रहे होते हैं और जो बाहर आ जाता है अपने नए अवतार के अंदर। कहानी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।